अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एजाज़ है। आज मैं आपके साथ एक्ज़िमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। एक्ज़िमा स्किन की कॉमनेस्ट बीमारी है और एक बड़ी तादाद लोगों की एक्ज़िमा की किसी न किसी किस्म से मुतासर है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग इसका इलाज कराते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमारी फैलती रहती है, हत्ता कि उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इससे बचना कैसे है, और अगर आपको एक्ज़िमा है तो आप उसके साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर आप इन थोड़े से जो तरीके बता रहा हूँ उन पर अमल कीजिए। एक्ज़िमा बेसिकली एक एलर्जी है। ये स्किन में भी होती है और ये ब्लड के अंदर एलर्जी बन जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे अरसे के लिए रहती है बीमारी। कभी कभार सारी ज़िंदगी भी रहती है, लेकिन अगर अच्छा सा इसको कंट्रोल किया जाए तो आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। और इसकी अलामात जिस्म के किसी भी हिस्से में रैशेस बनते हैं, उन रैशेस के ऊपर ख़ारिश और उसमें से पानी का निकलना, और कभी कभार उसमें इन्फेक्शन बन जाना, पस वाली निशान, दाने बन जाना, ज़ख़म बन जाना, ये इसकी अलामात है। बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। बच्चों में जो एक्ज़िमा की टाइप्स होती हैं ज़्यादातर उनको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं और सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो होता यह है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसकी स्किन बहुत ड्राई है और उसकी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर रैशेस बन जाते हैं, जिनमें वो ख़ारिश करता रहता है और उसके वहाँ पे ज़ख़म भी बन जाते हैं और उसमें से पानी निकलता रहता है और बच्चा तंग रहता है, रोता है, रात को सोता नहीं है। नहलाएं, कपड़े बदलाएं, कुछ भी करें तो उसकी एलर्जी ज़्यादा हो जाती है और उसको नैपी रैश होने का इम्कान भी ज़्यादा होता है। और कभी कभार उसके सर पे पपड़ी जमती है, जो कि बहुत छोटी एज में 2-4 महीने की उम्र में शुरू होता है, और फिर नैपी रैश होने का इम्कान भी ज़्यादा हो जाता है और वो आगे चल के इसी तरह से जिस्म पे फैल जाता है। इसको एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं और सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा ये दोनों चीज़ें बड़ों में भी हो सकती हैं, लेट ऑनसेट कहते हैं हम उसको, और यही चीज़ें जैसे बच्चों में थी तो ये बड़ी उम्र में, जवान में भी आ सकती हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस है, अगर आपके बच्चे में एक्ज़िमा है या उसको एलर्जीज़ हैं तो आपने देखना है कि फैमिली में अक्सर आपको एलर्जीज़ की हिस्ट्री मिलेगी, यानी बच्चे के माँ बाप में, उनके बहन भाइयों में नाक की एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम, छींकें या सांस की एलर्जी, दमा, इस तरह की कोई बीमारी होगी या फैमिली में चल रहा होगा। तो ये आमतौर पे फैमिली में मुंतकिल होता है, माँ बाप से बच्चों को खून के ज़रिए मुंतकिल होता है। इसके अलावा अगर चेहरे पर एक्ज़िमा बन रहा है तो वो कोई क्रीम्स लगाने की वजह से भी हो सकता है, या फिर हो बुखारात और गैस और धुआं और डस्ट, इन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। अगर हाथों पे एक्ज़िमा हो रहा है तो वो आपको कांटेक्ट के साथ होता है, जैसे डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े बर्तन धोने का काम करते हैं या सीमेंट का काम करते हैं, या पौधों को, सब्जियों को हाथ से बहुत ज़्यादा हाथ लगते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। सर में जो एक्ज़िमा है वो एक तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस मैंने पहले बताया, इसके अलावा बहुत कॉमन है हेयर डाइज के साथ। कलर आप लगाते हैं बालों को और उससे आपको ख़ारिश शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता एक्ज़िमा बन जाता है और वो फिर सिर्फ सर में नहीं रहता है, वो बाकी जिस्म पे भी फैल जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की एक किस्म है ये। इसके अलावा अगर जिस्म पे आपको एक्ज़िमा आ रहा है तो वो कपड़ों की वजह से हो सकता है, पाँव पे आ रहा है तो वो चमड़े या रबर के जूते की वजह से भी हो सकता है। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एक्ज़िमा बनने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इनकी अलामात तकरीबन एक जैसी होती हैं और इनके एहतियात और इलाज भी मिलता जुलता होता है, इसलिए मैंने सबको इकट्ठा कर दिया। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, एक्ज़िमा क्यों बन जाता है, और होता यह है कि आपके जिस्म में एलर्जी बनाने की टेंडेंसी है और किसी एक केमिकल से, किसी एक मॉलिक्यूल से, किसी एक चीज़ से आपकी स्किन में एलर्जी शुरू हो गई। वो मिसाल के तौर पे डिटर्जेंट है या सीमेंट है या हेयर कलर है, तो एक केमिकल होता है जिसकी वजह से ये शुरू हो जाता है सिलसिला। आपकी बॉडी उसके जब एलर्जी बनाती है तो उसके अंदर एक मेमोरी आ जाती है आपकी स्किन के अंदर, और वो उसको जब भी वो केमिकल वापस लगेगा तो वो दोबारा से एलर्जी बनाना शुरू कर देगी आपकी बॉडी। ये मेमोरी बड़े लंबे अरसे के लिए होती है और साल से ज़्यादा ले लेती है ख़त्म होने में, अगर आप उसको परहेज़ रखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के मैं जो आपको इसके परहेज़ का तरीका बताऊंगा उसके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब
एक्जिमा हो गया किसी भी वजह से, किसी भी जगह का जिस्म पे एलर्जी बन गई, अब उसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहला काम ये करना है कि जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ से मुकम्मल परहेज़। कैसे पता चलेगा किस चीज़ से एलर्जी है? तो मैंने जैसे आपको बताया, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे जो एक्जिमा बन रहा है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं घर में कि किस चीज़ से। हाथों पे है तो आपको ज़्यादा चांस है, घर में ख़वातीन है, हाथों पे एलर्जीज़ बन रही हैं, ख़ारिश हो रही है, निशान बन रहे हैं, नाखून भी ख़राब हो रहे हैं, हाथ की ये साइड और ये साइड दोनों तरफ हो सकता है, और पानी के छाले भी बन सकते हैं। इसमें ज़्यादा चांस ये है कि आप कपड़े धोने का, बर्तन धोने का काम करती हैं तो आपको सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट वगैरह से एलर्जी हो गई है। अगर बूटों पौधों का काम करते हैं या सब्ज़ी काटने का काम करते हैं तो उससे होगी, या कोई मर्द है जो सीमेंट का काम करते हैं तो उससे होगी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। सर में हो रहा है या कलर लगाने के बाद आपको ख़ारिश होती है तो आपको हेयर डाई से आपकी एलर्जी हो गई है। इसी तरह से पाँव पे जूते के निशान के मुताबिक अगर कोई एलर्जी बनी हुई है तो वो बड़ी खूबसूरत सा एक निशान बन जाता है, जैसा आपका जूता है उसी तरह का, और वहाँ पे ख़ारिश शुरू हो जाती है, तो वो साफ ज़ाहिर हो जाता है कि ये इस जूते से एलर्जी है। अक्सर मरीज़ जो आते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि किस चीज़ से एलर्जी है। वो चीज़ जब लगेगी स्किन पे तो बार बार ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो पहला काम ये है कि उस चीज़ से बचना है। कैसे बचना है? कलर का इस्तेमाल छोड़ेंगे। खालिस मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कलर नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। अगर सर में है, हाथों में है तो वॉशिंग ग्लव्स पहनेंगे। वॉशिंग ग्लव्स को लंबा होना चाहिए यहाँ तक, उसके ऊपर रबर बैंड चढ़ाएंगे, उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर अंदर पानी चला जाता है तो ज़्यादा नुकसान होगा आपको। और उसके बाद कपड़े धोएं, बर्तन धोएं की आदत बना लें अपनी। इसके अलावा अगर वो फट जाते हैं तो उनको डिस्कार्ड कीजिए और नया लें, उसमें सुराख नहीं होना चाहिए। अगर जूते की किसी किस्म से आपको एलर्जी है तो उस टाइप के जूते आप पहनना छोड़ देंगे। अगर लेदर का जूता था जिसका निशान बन रहा है, या रबर का था, तो आप कभी भी लेदर और रबर का जूता नहीं इस्तेमाल करेंगे। दूसरे मटीरियल्स, आर्टिफिशियल लेदर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़ ये है कि इसको स्क्रैच करने से एक्जिमा फैलता है। यानी नाखून जब भी लगेगा, अगर यहाँ एक्जिमा है और आप उसको नाखून से ख़ारिज करते हैं तो वो एक्जिमा आगे बढ़ता है, उसकी खुराक है और वो आगे बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि उंगली की पोर से जहाँ पे ख़ारिश हो रही है, जो आपने इस्तेमाल करना है मॉइस्चराइज़र, वो थोड़ा सा लेकर, या जो आपको दवा दी गई है क्रीम लगाने के लिए डॉक्टर ने दी है, वो थोड़ी सी लेकर तो उंगली की पोर से उस जगह को मसाज कीजिए। आपकी ख़ारिश को भी आराम आ जाएगा और आपके एक्जिमा को ख़राब भी नहीं करेगी। इसके अलावा आपने मॉइस्चराइज़ करके रखना है। एक्जिमा ड्राई स्किन की बीमारी है, आपकी स्किन ड्राई है, इसीलिए आपको एक्जिमा बन रहा है। ड्राइनेस को ख़त्म कर देंगे, एक्जिमा फैलना रुक जाएगा, आपकी स्किन का रिपेयर सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। मॉइस्चराइज़ कैसे करना है, इस पे मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और शॉर्टली ब्रीफली ऐसा है कि आपने मौसम के मुताबिक, अगर गर्मी का मौसम है तो लोशंस और क्रीम्स इस्तेमाल करनी है, बग़ैर खुशबू के होना चाहिए। नॉर्मल लोगों के लिए खुशबू वाले ठीक हैं, लेकिन अगर आपको एक्जिमा है तो खुशबू वाली मॉइस्चराइज़र से परहेज़ करेंगे आप। बग़ैर खुशबू का लोशन लेंगे या क्रीम्स लेंगे। जब हाथ धोने हैं उसके बाद लगाएंगे, जब नहाना है उसके बाद बॉडी पर लगाएंगे, जब मुँह धोना है तो आप फेस पर भी उसको इस्तेमाल करेंगे। जितना स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखेंगे, स्किन में ड्राइनेस को ख़त्म करेंगे आप मॉइस्चराइज़र लगा के, उतना ज़्यादा आपकी एक्जिमा को आराम मिलेगा और वो हील होगा। मॉइस्चराइज़ करने के लिए जो लोशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दिन में 4-5 दफ़ा आपको इस्तेमाल करना होगा, और क्रीम है तो 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करना होगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्किन में ड्राइनेस है तो आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट या पेट्रोलियम जेली, ये आम आपको मिल जाएंगे हर जगह से, बग़ैर खुशबू वाली, उसको आप इस्तेमाल कीजिए अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। इसी तरह से बच्चों को, बहुत छोटा बच्चा है तो उसको भी यही चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, बार बार जिस्म पर लगाइए, स्किन को बिल्कुल नरम होना चाहिए। इसके अलावा आपने जो ट्रीटमेंट दिया गया है आपको, डॉक्टर ने दिया है, उसको बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है। और ट्रीटमेंट में आपने तवज्जो देनी है क्रीम्स के ऊपर, टीकों से परहेज़ करना है, खाने की दवाइयों से हत्तल इम्कान परहेज़ करना है, स्टीरॉइड्स खाने वाले जो हैं उनसे परहेज़ करना है। सिर्फ अपने डर्माटोलॉजिस्ट की सुपरविज़न में आप स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा ना कीजिए, आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं वो। और
अलबत्ता लगाने की क्रीम्स को आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। अक्सर मरीज़ आते हैं, वो उनकी हिस्ट्री होती है कि एक्ज़मा बनता है, उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं, 2-4 दिन में आराम आ जाता है, दवाई लगाना छोड़ देते हैं, हफ्ते 10 दिन के बाद एक्ज़मा फिर वापस आ जाता है। तो जिस चीज़ से एक्ज़मा हुआ था उससे बचना है, और क्रीम का इस्तेमाल बड़े लंबे अरसे के लिए करना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता से कम करना है। अगर दिन में 3 दफ़ा लगा रहे हैं, आपकी खारिश को आराम आ गया है, तो अब आप उसको 2 दफ़ा कर दीजिए, 1 दफ़ा कर दीजिए, ऑल्टरनेट डे पे कर दीजिए, लेकिन उसको एकदम से छोड़ेंगे नहीं, कई माह तक आपको इस्तेमाल करना होगा। क्रीम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि हाथ के लिए कौन सी क्रीम है और फेस के लिए कौन सी क्रीम है, सब एक जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकती है, इसमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा साबुन से परहेज़ करना है, बहुत कम इस्तेमाल करना है। टॉयलेट यूज़ के बाद आप साबुन इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आपने हाथ धोने हैं तो पानी से हाथ धोइए, कई दफ़ा धोने हैं तो बार बार धो सकते हैं आप। आजकल के कोविड सिनेरियो में अगर आपको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है या बार बार हाथ धोने पड़ते हैं और उसके साथ आपके हाथों पे खुश्की हो रही है या एक्ज़मा बन रहा है, तो आपको हाथ धोना तो मजबूरी है, ज़रूर धोइए, लेकिन उसके बाद आप हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाइए। बग़ैर खुशबू की क्रीम या लोशन जब हाथ धोएं उसके बाद ज़रूर लगाइए, ताकि आपकी स्किन का डैमेज मिनिमम हो जाए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और जो एक्ज़मा के पेशेंट्स हैं वो अपने एक्ज़मा को घर पे ज़्यादा बेहतर तौर पे मैनेज कर सकेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपकी स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब के लिंक्स आ रहे हैं, इनको फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इंशाल्लाह इस तरह की और मुफीद वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।